ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, अब हमारे पास में लगभग आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो एग्ज़ाम 18 जून को होने हैं उसके हम मान सकते हैं लगभग 25 दिन के आसपास हैं, 25-27 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। अब ये जो परिस्थितियाँ बनी हुई है फ़िलहाल हमारे लिए मेंटली रूप से अच्छी नहीं है, जो फिलहाल पिछले 2-3 दिन में बनी है। तो देखो, इस टाइम पे दो तरह की चीज़ हो सकती है। एकदम परेशान हो जाएं कि कुछ लोगों को तो ये भी लग रहा है कि परीक्षा भी होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। तो उससे हमारा जो फ्लो बना हुआ था वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है कि हम ये मान के चलें, हमारे दिमाग में कन्फर्म रखें 18 जून को परीक्षा होनी है, ठीक है। आपके जो साथी जो काम कर रहे हैं, जो मान लो बोनस का जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है, ये सुनने में आ रहा है कि कुछ बोनस मिलेगा कुछ साथियों को, ठीक है, उससे बचने के लिए जो आपके साथी उपाय कर रहे हैं, बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, उनका साथ आपको जरूर देना चाहिए। वो अब केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे, आप सबके लिए लड़ रहे हैं। उनकी भी परीक्षा है लेकिन फिर भी वो अपना टाइम दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आप जितना उनका सहयोग कर सकें वो सहयोग करें, ठीक है। वो सहयोग चाहे किसी प्रकार का हो, जैसा आप कर सकते हैं वैसा करें। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो ये है कि एक पिछले 6 महीने से हमारी जो मेंटल स्थिति बनी हुई थी कि हाँ परीक्षा होने वाली है 18 जून को एग्ज़ाम में, अब वो एग्ज़ाम पास में आ गया और हम मानसिक रूप से परेशान हैं कि परीक्षा भी होगी कि नहीं होगी। इस चक्कर से जो फाइनल टच देना हमको अगले 20-25 दिन में, 30 दिन में, वो नहीं दे पाएंगे ढंग से, अगर जो ये मानसिक रूप से परेशान है तो। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, जितने लोगों के वो स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि सभी लोग परेशान हैं, ठीक है ना। अब एक बार के लिए हम माने नहीं, वास्तव में एग्ज़ाम तो होने वाला है, एग्ज़ाम टाइम पे होगा। अभी तक भी ये डिसाइड नहीं हुआ कि बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तक तो कोर्ट ने केवल डिपार्टमेंट से टाइम मांगा है, ठीक है। तो टाइम मांगा है तो हर कोई भी, आप जैसे माननीय उच्च न्यायालय के पास में आप कोई आवेदन देंगे तो वो संबंधित डिपार्टमेंट से एक बार जवाब तो मांगेगा, तो इसमें जवाब दो आप। अब जो स्टूडेंट जो अभी सरकारी प्रक्रिया में आए नहीं है वो मांगते हैं ओ भैया शिक्षा विभाग से जवाब मांग लिया, मतलब अब तो मामला बेकार हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम होना है और हम दिमाग में ये चल के चलें परीक्षा होगी 18 जून को। अब देखो, बात यह है कि मैंने जो कहा कि हमारा मेंटल फ्लो वापस से आना चाहिए, उसी चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि हम वापस से, खास तौर से हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो वापस से अपने फ्लो में आ जाएं। और एग्ज़ाम होना है, 25 दिन का उपयोग कैसे करें वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं कि इस लगभग जो 25-27 दिन हमारे पास बचे हुए हैं उनका यूज़ कैसे करें। देखिए, अब मैं ये समय भी नहीं बचा कि हम पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, वो बात नहीं कर रहे हैं। हम एक जनरल बात करने आपके सामने आए हैं। हम आज 2-3 चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट तो हमारा जो है कि हाउ टू यूज़ रिमेनिंग टाइम, ठीक है ना, जो हमारे 25 दिन बचे हुए हैं उनको यूज़ कैसे करें। और दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ही बातें हैं, ठीक है ना। जनरली देखो, कई बार क्या है, मैंने आपसे पहले भी क्लास के टाइम पे ही बोला है कि जैसे कि मान लो SSC CGL होता है, अच्छे एग्जाम जो रेगुलर होते रहते हैं, ठीक है ना, जो हर साल या 1.5 साल में एग्जाम होते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे गए हैं कि जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छी थी, ठीक है ना, मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह जो पेपर, उसमें GK वगैरह जो आता है वो बहुत अच्छे लेवल की थी उनके। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो आज तक SSC CGL का प्री भी क्लियर नहीं कर पाए। वो क्या था, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? वो प्रॉब्लम यही होती है कि उनके दिमाग में जो डर आजकल आप लोगों में हावी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। और ये डर अपने ऊपर आने की संभावना डबल इसलिए हो गई, एक तो एग्जाम का प्रेशर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, डर उस चीज़ का होता है जिसके लिए हम काफ़ी लंबे टाइम तैयारी करते हैं, काफ़ी लंबा टाइम वेट करते हैं। मान लो ये ऐसा होता है कि अचानक की वैकेंसी आ जाती है, 3 महीने में एग्जाम हो जाते हैं, तो आपके दिमाग में ना कोई डर होता न ज़्यादा इच्छाएं होती। अब क्या है कि हमारे में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पिछले 3-4 साल से वैकेंसी का वेट कर रहे थे और लड़ भी रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से वो वैकेंसी आई, फिर हमने तैयारी तो हम 2-3 साल से कर रहे हैं कुछ साथी हमारे। और अब क्या है कि वो जो चीज़ जो हमने 4 साल से हमारे बिल्कुल मन के पास चिपका के बैठे हैं कि हाँ हम कंप्यूटर टीचर बनेंगे, अब वो चीज़ बड़ी पास आ गई। तो नेचुरल है कि इतने साल की मेहनत जाया होने का डर सबके दिमाग में रहता है। तो उस चीज़ से, डर से हम निकल जाएंगे तो अपने पास में संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका एक एग्जांपल दूँ आपको, जैसे मैंने क्लास में आपको बताया होगा, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि आपके
दिनों का यूज कैसे करें। तो ये पहली बात तो मैं ये मान रहा हूँ फिलहाल कि हम सबका कोर्स एक बार तो लगभग हो गया होगा, ठीक है ना। वैसे आदर्श स्थिति तो ये होनी चाहिए कि अब तक हमारे महीने भर से कम रह गया है तो हमारा कोर्स एक बार नहीं कम से कम 2 बार हो गया होगा, क्योंकि अगर हम पिछले 6 महीने तैयारी ढंग से सीरियसली कर रहे हैं तो। लेकिन एक बार के लिए मान रहे हैं मिनिमम एक बार तो हमने पूरा कोर्स ढंग से निकाल लिया, आंखों के सामने से तरीके से पढ़ लिया, ठीक है ना। और जैसे अभी हमारा मैप्ट्री का टेस्ट चल रहा था, उसमें क्या था कि हम आपको हर वीक कुछ देते थे टॉपिक्स, वो टेक्निकल के थे, नॉन टेक्निकल के थे। अब उन टेस्ट में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कोई स्टूडेंट मोर देन 60% स्कोर कर रहा है तो वो ठीक है मामला, ठीक है। लेकिन अब देखो, आप सोचें, आप दिमाग में सोचें कि कुछ 4 टॉपिक तो दिए हमने टेक्निकल के, 4 दिए नॉन टेक्निकल के, 8 टॉपिक पढ़ के, सब्जेक्ट नहीं क्यों टॉपिक, हम एक हफ्ते तैयारी करते हैं और संडे को या मंडे को टेस्ट देते हैं और लगता है कि यार कितना मुश्किल हुआ, इतना टाइम नहीं मिल पाता। कुछ स्टूडेंट तो बोलते हैं साहब ये तो इतना लंबा कोर्स दे दिया आपने, ये पूरे हफ्ते में कवर ही नहीं होता। अब वो स्टूडेंट इस बात पे विचार करें कि अब ये पूरा टेक्निकल जिसमें लगभग ये मान लीजिए 17-18 सब्जेक्ट आते हैं और पूरा नॉन टेक्निकल जिसमें 7 सब्जेक्ट आते हैं, पूरे सब्जेक्ट, अब मैं टॉपिक की बात नहीं बोल रहा, तो लगभग 25+ सब्जेक्ट्स एक दिन में देने हैं आपको, फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो कुछ स्टूडेंट मान लो कि जो टेस्ट रेगुलर हो रहे हैं उसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं और तो मन में ये भ्रांति न बनाए कि साहब मेरे ऐसे नंबर परीक्षा में भी आ जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आ जाएं, हो सकता है आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आने भी चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाए उसकी संभावना 50% ही होती है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि एक साथ चीज़ों को करने के लिए हमने एक जो प्लानिंग करी है आने वाले टाइम में कि जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक तो 15 टेस्ट हमने 15 की टेस्ट की सीरीज थी जो कि एक मॉडल वो थे, मतलब वीकली टेस्ट, जिसमें हम कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट देते थे, उनका सिलेबस देते थे, उनका टेस्ट होता था। अब शायद 5 जून को फर्स्ट है, मॉडल टेस्ट पेपर है। जैसा आपका बोर्ड लेने वाला है, ये बोर्ड के पेपर में क्या होगा, आपके जो पेपर जिस दिन होगा 18 तारीख को 10 से 12 पेपर फर्स्ट होगा, फिर 2 घंटे गैप होगा, 2 से 4 आपका सेकंड पेपर होगा। इस तरह की स्ट्रेटेजी होगी। दोनों पेपरों में 100 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 घंटे मिलने वाले हैं, ठीक है। अब उसी चीज को हम 1-2-3 बार लाइव करके देखना चाहते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था क्या कर रहे हैं अपन कि आपका मान लो जो हमारे स्टूडेंट ज़्यादातर जयपुर के बाहर से हैं, तो ये तो नहीं बुला सकते नहीं उनको कि यहाँ आ जाओ आप। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे पहला टेस्ट होगा 5 तारीख को, वही 10 से 12 2 से 4, ठीक है ना, ऑनलाइन होगा। लेकिन हम आपको ओमार शीट का एक मतलब स्कैन करके आपके साथ में डाल देंगे, आपको ग्रुप पे भेज देंगे, आप उसका प्रिंट आउट निकालें। आपको टेस्ट तो देना है ऑनलाइन, लेकिन आंसर ओमार शीट पे फिल करने, ठीक है। और जैसे आपका एग्जाम पेपर खत्म होता है, फिर आपका एग्जामिनर कॉपी सारे आपके ओमार शीट कलेक्ट करता है, वैसे ही आप क्या करना है, एग्जाम खत्म होने के बाद में उसकी फोटो खींचनी है, ठीक है ना। और जैसे 10 से 12 का टाइम है, तो 12-10 तक एनी हाउ जो अपना टेस्ट का जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप पे डाल देना है, ठीक है ना। तो चेकिंग इस बार ओमार शीट वाले वे में होगी। इससे फायदा क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 क्वेश्चन में से हमारी प्रैक्टिस कम है, क्योंकि हम ज़्यादातर टेक्निकल स्टूडेंट हैं, हमने कंपटीशन एग्जाम कम दिए हैं। तो उससे समस्या क्या है कि हम, जैसे मैं सीरीज बढ़ना चालू किया, मैंने इस तरह सीरीज बढ़ना चालू किया कि मान लीजिए मैं ऐसे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इनके गोले हैं ऐसे 4 गोले होते हैं। अब क्या है, आपका यहाँ पे था, आपने पूरा पेपर सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद में आप लगा रहे हो यहाँ पे 7वें का सी, ठीक है, गोला भर दिया, 5वें का सी, फिर 6ठे का डी, ठीक है। अचानक ही 6ठे की जगह आपने क्वेश्चन देख लिया, कौन सा आपने क्वेश्चन देख लिया 7वां, और 7वें में क्या पढ़ना था, 7वें में पढ़ना था सी, वो आपने भर दिया 6ठे में। और फिर क्या ऐसी भयंकर त्रासदी होती है कि लगातार हमारा माइंड एक कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है और हम लगातार क्वेश्चन देखते हैं, उसका ऑप्शन देखते हैं, और जो नेक्स्ट हमारे ओमार शीट में है उसको भरता चल जाते हैं। तो कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, लगातार 10 गोले गलत भर दिए, ऐसा हुआ है, 10-5 गोले गलत भर दिए। उसके साथ में उस पेपर में जिसको ध्यान पड़ता है, ध्यान जरूर पड़ता है, उसको गलत हो गए,
मतलब ऐसी कंडीशन होती है कि उसके हाथ काटो तो खून नहीं निकले उसके, क्योंकि उसको पता है कि मैं इन पिछले 5 मिनट में फेल हो गया, मेरे 3 साल की मेहनत खत्म हो चुकी है, 10 क्वेश्चन गलत होना मतलब आप बाहर हैं, सीधे बाहर हैं, कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो उसके लिए हम जरूरी है कि पेपर अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस होए। और मार्कशीट में टेस्ट देंगे अपन, जैसे 3 और 2 पेपर एक दिन में होंगे, 6 पेपर की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर भी ऐसी बात नहीं कि आप गलती नहीं करेंगे, 1-2 क्वेश्चन आप फिर भी गोले गलत कर देंगे, वो तो फिर चल जाएगा। लेकिन ऐसी डिजास्टर जो मिस्टेक है उससे बचने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि मैंने कम से कम ऐसे 8-10 देखे हैं लोग जो कि उन्होंने सीरीज से 8-10 क्वेश्चन गलत भर दिए और कोई उपाय बचा ही नहीं, ठीक है ना। फिर भी इतने होशियार स्टूडेंट थे जो कि 1-2 नंबर से फेल हुए, मतलब अगर वो 8-10 एक साल गलत नहीं करता तो कट ऑफ से लगभग 8 नंबर ऊपर होता, देखो आप। तो ऐसी बड़ी कई बार क्या होता है कि सब कुछ तैयारी अच्छी है, लेकिन कोई ऐसी हम बोलते हैं कि बेवकूफ़ी वाली मिस्टेक कर देते हैं जिससे सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और ये अपने एग्जाम ऐसा है, केवल एक सिंगल एग्जाम है, मतलब पेपर तो 2 हैं लेकिन एक सिंगल एग्जाम है। जनरली सोचना सहायक में तो फिर भी एक बार अपन पूरा रिटर्न एग्जाम पास करते हैं, फिर साहब आपको टाइपिंग आती है, टाइपिंग में भी इंग्लिश अलग अलग टाइपिंग होती है, बड़ी आफत होती है। अपने ये सिंगल एग्जाम पास हुआ, काम खत्म, कुछ नहीं करना। इसलिए तो मैं आपसे यही करूंगा कि जो चीज़ें बता रहा हूँ वो ध्यान रखें, ये जनरली ऐसी मिस्टेक्स होती हैं तो वो उनको ना करें, ठीक है ना। हाँ बताओ। अगर आपके पास OMR शीट अवेलेबल है और आप कुछ साइड बाय साइड OMR यूज कर सकते हो उसमें टाइम साइड बाय साइड कैसे? जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, ऑप्शन किया, मैं सी ऑप्शन डायरेक्ट कर दिया। ऐसा तो कर तो सकते हैं, लेकिन क्या है उससे फ्लो नहीं बैठता, ठीक है ना। अभी बताऊंगा पेपर कैसे करेंगे अपन, उसकी बात भी करेंगे अपन, ठीक है ना, उसकी बात भी करते हैं अपन। तो देखो पहली पेपर अपना सेकंड जो रहेगा वो टॉपिक वो ये रहेगा कि हाउ टू अटेम्प्ट दी पेपर एट द टाइम ऑफ एग्जाम, ठीक है ना, वो भी बात करेंगे उसके ऊपर। अब पहले हम बात कर रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए पढ़ने के हिसाब से, ठीक है ना। पढ़ने के हिसाब से मैं कोई सब्जेक्ट की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, ऐसे नहीं कि साहब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो टॉपिक ऐसे पढ़ना है, वो टाइम गया, वो टाइम तो जा चुका है, ठीक है ना। वो अब जितना आपके पास में पढ़ लिया आपने, जितना ग्रैब कर लिया है उसको अब बस थोड़ा सा आप पॉलिश कर सकते हो, इतना ही टाइम है बस। सबसे बड़ी जरूर सलाह मेरी ये है, क्योंकि मेरे को कंपटीशन एग्जाम देने का काफ़ी अनुभव है और जनरल कैटेगरी से 2 बार सिलेक्शन लिए, तो मतलब थोड़ी बहुत आप मेरी बात मान सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब एग्ज़ाम का 1 महीना जब रह जाए और जो स्टूडेंट 6 महीने या उससे ज़्यादा टाइम तैयारी कर रहा हो, तो उसको सबसे बड़ी सलाह है कि कोई भी नई चीज़ पढ़ने का प्रयास अब ना करें, क्योंकि अब क्या होगा, अब हमारा दिमाग ऐसा हो चुका है कि उसको दिमाग में डर ज़्यादा हावी है। अब कोई चीज़ पढ़ोगे ना वो समझ में कम आएगी। अब ऐसा है कि हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि मान लो मैंने एक पर्टिकुलर बुक से एक चीज़ पढ़ रखी है, ठीक है ना, उसको मेरे को कॉन्फिडेंस कम है, तो उस सब्जेक्ट को जो मैंने पढ़ लिया है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को नेटवर्किंग में मेरा पढ़ तो लिया ढंग से, क्लास भी पढ़ ली थी और बुक भी पढ़ ली, फिर भी मेरा उसमें कॉन्फिडेंस कम है, तो एक किसी ने दोस्त ने बताया कि सर इस बुक से पढ़ ले, वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट जो अब तक आपके द्वारा पढ़ा नहीं गया है उसको अब पढ़ने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ छूट गई है तो उसको कम से कम 1-2 दिन में दे के पढ़ने की कोशिश करें। ऐसे नहीं है जो ऐसी चीज़ इसमें 5 दिन लगेंगे, अब उसको पढ़ने बैठे ध्यान पढ़े, 5 दिन दे दिए, क्वेश्चन आने से उसमें 1 या 2, इतना टाइम नहीं बचा मेरे पास अब, ठीक है ना। तो सब समझदार हैं, तरीके से काम करें, ठीक है। तो ऐसे कोई टॉपिक दिमाग में आइडेंटिफाई कर लें कि यार पर्टिकुलर मेरा वो टॉपिक रह गया, उसमें अगर वो 2-4-5 घंटे में हो सकता तो पढ़ लें, अगर वो दिन लगाता है तो वो छोड़ दें आप, अब छोड़ने में फायदा है। मैंने कभी आपको कोई चीज़ छोड़ने के लिए नहीं बोली, पहली बार बोल रहा हूँ, चीज़ें हमेशा समय अनुसार परिवर्तित होती है, ठीक है ना। टाइम अब कौन सा आ गया तो उसके अकॉर्डिंग मैं अब दूसरी बात बोलूंगा। कभी आप ये बोल सकते हैं सर आपने शुरू में बोला था कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, भैया वो उस जमाने की बात है जब वैकेंसी आई थी, तब तक तो अब जागे नहीं, अब जाग के क्या करेंगे। अब उससे क्या होगा कि जो हमारी चीज़ें नया पढ़ने में दिमाग थोड़ा सा खराब होगा यार, क्योंकि क्या हो गया टाइम कम बच रहा है, दिमाग कम काम कर रहा है, अब समझ में कम आएगा तो और ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। पढ़ने कितना मेरे 4 घंटे खराब हो गए, 2 दिन खराब हो गए, फिर भी इसमें से मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, तो रहने दो भैया, जल्दी हो सकता है 2-4 घंटे में तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मनाही भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अब टाइम देना है केवल रिविजन पे, ठीक है ना। रिविजन कैसे करना है, अब मान ली अब हमारे पास में मान लो लगभग 26 दिन है, ठीक है ना, आज 21 तारीख है, ठीक है।
और 9 दिन तो ये और 17 दिन वो, ठीक है। तो 26-27 दिन हमारे पास में है, ठीक है। तो अब पेपर हमारे पास 2 हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। और इस तरह से रिवीजन कर पा रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूं, तो हमने पढ़ाई सही करी थी। अगर उस रिवीजन में इतना टाइम लग रहा है तो हमारे कॉन्सेप्ट अभी तक भी क्लियर नहीं है, ये भी मान सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ भी हो, लेकिन अब देखो क्या कई बार क्या होता है कि हम आखिरी में जाके कॉन्फिडेंस खो देते हैं, अरे यार मेरे साथी की तैयारी बहुत अच्छी है और मैं तो बड़ा कमजोर हूं, तो मामला डरना नहीं है। क्योंकि देखो पहली बात यह है कि अब जो होना है ना वो तो होगा, अब टालने की संभावनाएं कम है। समझ रहे मेरी बात को, कि अगर आपको फेल होना है तो आप पक्का फेल होगे, ठीक है ना। लेकिन ये है कि साहब पास होने की संभावनाएं हैं हमारी, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे अपन। क्योंकि अब क्या है कि अब ऐसा है कि साहब कुछ नई चीजें पढ़ ले, अब पास होने की कोशिश कर लूँ मैं, वो संभव नहीं है अब भैया, ठीक है ना। तो पेपर फर्स्ट में मुख्य टॉपिक जो हैं टेक्निकल नॉन, ठीक है, पेपर फर्स्ट टेक्निकल नॉन टेक्निकल, पेपर फर्स्ट नॉन टेक्निकल है, जिसमें मेन जो टॉपिक्स हैं वो आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, मैथ, रीजनिंग। अब देखो एक बात ध्यान रखें कि हम सब ज़्यादातर इसमें जो जा रहे हैं वो सभी टेक्निकल स्टूडेंट हैं। सब लोगों ने या तो बीटेक किया है, एमएससी किया है, इवन कोई डिप्लोमा किया तो वो भी, फिर भी सभी लोग ज़्यादातर साइंस बैकग्राउंड से हैं ज़्यादातर। कुछ एक लोग ही हैं जो कि मतलब साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। हाँ, एक करंट की बात भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कितने क्वेश्चन किस पोर्शन से आने वाले हैं? 100 क्वेश्चन आएंगे इस पूरे के, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन पूरे के आने वाले हैं। तो क्या क्या करना है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। अब रिवीजन करते टाइम पे भी अपने को उस पोर्शन को उतना ही टाइम देना है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण ज़्यादा है। अब मैं बता दूं आपको, ये पोर्शन आपका 50% है और ये पूरा पोर्शन है 50%। पहली बात 50% और ये 50% एग्जाम के पॉइंट के हिसाब से, ठीक है ना। तो इस 50% में तो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर के, ठीक है ना। और ऐसा देखा गया है बोर्ड की परीक्षाओं में, आरपीएससी का अलग पैटर्न था, बोर्ड की परीक्षाओं में ऐसा देखा गया है कि जहां पे 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं, वहां पे आधे क्वेश्चन मतलब 25 क्वेश्चन आने चाहिए किसके, ज्योग्राफी के। तो 25 क्वेश्चन बहुत ही सबसे बड़ा वेटेज दिख रहा है इस पूरे सिनेरियो में राजस्थान ज्योग्राफी का। अब ऐसा जरूर नहीं, अब कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि सर ने ज्योग्राफी पढ़ाई है ना इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने इस आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई है, उनके क्वेश्चन कम आएंगे, ध्यान रखना। मैंने तो सीवी पढ़ाई है, ज्योग्राफी आपको जावा पढ़ाई है, उनके क्वेश्चन कम आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे विशेष जो व्यक्तिगत प्रेम थे ना हमारे सब्जेक्ट से, वो प्रेम त्यागने का टाइम। अब कुछ लोग सब्जेक्ट से प्रेम रखते हैं, ये मेरा खास है बहुत ज़्यादा, उस खास के 2 ही क्वेश्चन आएंगे क्या मतलब, और लेके बैठ रहे थे साहब इसमें से तो कुछ भी हो जाए, कुछ ही पूछ लो ना, अरे आएंगे 2 किसके आ जाए, ठीक है ना। तो और इन दोनों की मिला के 25 हैं, तो अब लगभग ये मान लो कि 25 के ये भी हो सकते हैं जहाँ 20 आए इन दोनों की 15-15 हो जाए, तो ऐसी संभावना है। या 25 आ गए, एक के 15, एक के 10, एक किसी के 12-13, किसी 12-13, ऐसे भी संभव है। तो लगभग 50 क्वेश्चन है, लेकिन मेजर पोर्शन ज्योग्राफी है। अब फायदा है इससे अपने को, क्योंकि ज्योग्राफी जो मैंने आपको पढ़ाई है लगभग, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखें तो 20 एक लेक्चर है 1 घंटे की, और सारा मैंने कोशिश ये करी है कि आप लोगों को फोकस करते हुए थ्योरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं, सारा मैप पे बनाया है, तो आपको चीज़ें इजीली याद हो ही होंगी। और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि अगर 25 क्वेश्चन परीक्षा में आए तो 15, 16, 17 क्वेश्चन तो जरूर मेरे पढ़ाई में मिल जाएंगे आपको, ये दावा है। 25 आएंगे तो 20 आए हैं तो ये मान लो 12-13 तक मिल जाएंगे, इतने मिलते हैं वैसा पूरे पढ़ाई में। तो बाकी फिर क्या है, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो एग्जैक्ट पढ़ाई में मिलेंगे, फिर भी कंक्लूजन उससे निकल जाएगा। क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो उससे सारे आप, कोई 5, 7, 2, 4 क्वेश्चन ये होंगे कि जो आप सोल्व नहीं हो पा रहे,
ये जो मैं बोल रहा हूँ ना 20 में 10-12 वो तो हैं डायरेक्ट पढ़ाई में मिल जाएंगे। बाकी ऐसे आजकल जो बोर्ड दे रहा है कंक्लूसिव क्वेश्चन दे रहा है कि साहब ऐसा हो तो क्या होगा, तो उसमें तो फिर क्या है, अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो उसका दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात इसकी हो गई। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हिस्ट्री कल्चर देखो अपने कम पल्ले पड़ेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, तुम अगर घोड़ के मर जाओ ना तुम उनमें, जब भी इस बचे हुए 25 नंबर में से तुम्हारे पेपर में अभी जो वीकली टेस्ट हो रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तुम कितना ही कोशिश कर लो, ऑन एवरेज तुम्हारे यहाँ पे 12 से 13 से ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं होने वाले, इतने ही होंगे 12 से 13। ये 10 भी पे जा सकते हैं या 8 पे भी जा सकते हैं, लेकिन ये ज्योग्राफी है नहीं, ये 25 वाली, ये 20 तक भी आप आ सकते हो। तो हमारा क्या हुआ भाई साहब, यहां से मैं मरी बातें करूं 20 और यहां से 8, 28 क्वेश्चन अगर हम कवर कर लेना, 28 से 30, मजा हो गया भाई साहब। राजस्थान जीके की बात खास बात है कि जिसके 50% नंबर आ गए वो पास है, उससे कट ऑफ क्लियर वाली इस स्टेज से तो निकल गया वो मामला। मतलब कट ऑफ वाली जो स्थिति होती है ना, वो राजस्थान जीके में 50% वाला वेटेज है। तो ये हिसाब किताब है। अब होगा क्या, मैंने 20 बोले, यहाँ से कम हो गए, तो हो सकता है कि वहाँ जहाँ पे 25 में से 8 रखे हैं वहाँ से बढ़ गए, तो ये 28 से 30 के बीच में हम घूमेंगे 50 में से। हो सकता है ये 25 से पहुँच जाए, हो सकता है ये 32 से पहुँच जाए, ये भी संभव है, ठीक है ना। वेरिएशन इतना ज़्यादा आता है। और ख़ास तौर से ये बोर्ड की एक बहुत विशेष बात क्या है कि ये चौंकाने पे विश्वास रखता है। हम जो अजम्पशंस मान के जाते हैं परीक्षा में, उस सब अजम्पशन को तोड़ता है कि ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बोर्ड ही साबित करता है हर परीक्षाओं में। भाई तुम जो सोच रहे थे ना बेटा हम तुमसे बहुत तेज हैं, ठीक है ना, बहुत ध्यान रखें, ठीक है। तो ज़्यादा अजम्पशन से विश्वास न करें, चीज़ों को एक कॉमन रूप से चलने की कोशिश करें। हाँ, ये हो गई अपनी पोर्शन। अब साइंस, मैथ, रीजनिंग, करंट जीके, ये पोर्शन अपने लिए बहुत प्रभावी है, इसमें अपन अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये स्कोरिंग होगा क्योंकि आप सभी साइंस के विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मैथ रीजनिंग पे फोकस करें भाई साहब। कोशिश ये करें कि आप साइंस या मैथ, जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, मान लो कुछ जो बीटेक करा हुआ है, एमसीए करा हुआ, जनरली मैथमेटिक्स के समझ है, और कुछ एक जो मान लो पीजीडी से करें वो मान लो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इस 20 क्वेश्चन आएंगे, मान लो 20 से 25 क्वेश्चन, 25 से क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, 25 से 30 भी हो सकते हैं। वो मैथमेटिक्स वाले तो 30 में से 27, 28, 29 तक सही करेंगे भाई साहब, करेंगे ना, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा स्कोरिंग पोर्शन है। तो सारा फोकस, जितने टॉपिक हमने पढ़ाए हैं आपको, उनको ढंग से रिवाइज कर लो, ठीक है ना। और एक आध टॉपिक लग रहे हैं सर ने नहीं पढ़ाया तो पढ़ लो भैया, तो बहुत देखो ये तो अपने हाथ की बात है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है आपके लिए। बेचारे उनके लिए जरूर है क्या, जो मान लो साहब बीए किया था और फिर उसने पीजीडी से कर लिया, वो एप्लीकेबल तो है, लेकिन उनके लिए भारी है मामला। वो क्या करेंगे, देखो ऐसा नहीं सबके लिए न्याय है। वो यहाँ से नंबर जो आप 25 पे रुक रहे थे वो 30 से ऊपर पहुंच जाएंगे, 35 तक भी पहुंच सकते हैं। तो वो वहां से कवर करेंगे तो आप यहाँ से कवर करो भाई। आर्ट्स वाले या जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के, उनको यहाँ से नंबर कवर करने चाहिए इस वाले पोर्शन से। और जो मैथमेटिक्स या साइंस बैकग्राउंड के, उनको इस मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन से नंबर कवर करने चाहिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में सब सेकंड जो आपका सबसे प्रेम वाला सब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे नंबर गेन करने हिसाब से, वो है साइंस। अब लेकिन सबसे बड़ा अन्याय क्या किया है बोर्ड ने, अन्याय बोलूंगा मैं, मतलब इनके नाम लिख दिए साहब, मैथ, रीजनिंग, साइंस। अरे यार नाम से क्या होता है, वैसे दुनिया अनंत है, इतनी सारी साइंस किताबें कहाँ तक पढ़ें, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे टॉपिक दे रखे हैं, कहाँ तक पढ़ें। ऐसा भी लगता है कि इतना सारा पढ़ लिया, इसमें तो कुछ है भी कि नहीं, कुछ भी पता नहीं है, सब अंधेरे में, ठीक है ना। तो लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें। कैसे फाइंड आउट होते हैं मोस्ट प्रोबेबल सब्जेक्ट्स, जो कि आम सामान्य जो बोर्ड की परीक्षाओं में जब साइंस पूछी जाती है उसमें सामान्य कौन, जिसमें टॉपिक दर्शाए गए हैं पूरे, मेरी बात समझना। जैसे फॉर एग्जांपल एलडीसी की परीक्षा लेता है बोर्ड, उसमें साइंस है लेकिन साइंस के टॉपिक दर्शाए गए हैं,
वो टॉपिक पढ़ लो आप, वही पूछेंगे आपसे। उन्होंने नाम नहीं दिए, लेकिन क्या है कि आपको वही चीजें पूछी जाएंगी, ध्यान रखने की बात है। तो जहां जहां सब्जेक्ट का नाम दिया है, टॉपिक का नाम दिया है, नहीं दिया है, तो वहां पे वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट, ऐसी कोई परीक्षा जिसमें आया था और वहां पे पूरे टॉपिक स्पेशलाइज किए हैं, तो वो टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। उसके बाहर मत जाओ, बाहर जाने से कोई विशेष फायदा होने की संभावना कम है। बात समझ रहे हैं कि साइंस कैसे पढ़नी है, जो रिवीजन करना है उसमें से उन टॉपिक, जैसे मान लो कुछ टॉपिक हमने एक्स्ट्रा पढ़ ली एलडीसी से एक्स्ट्रा, लेकिन रिवीजन पे फोकस हमको उन पे करना है जो कि एलडीसी के सिलेबस में जो टॉपिक थे साइंस के, उनको विशेष ध्यान देना है, क्वेश्चन वहीं से ज़्यादा आएंगे। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि जो 9वीं 10वीं की साइंस की बुक आती है उसमें से पूरे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ऐसे कैसे अपने बोर्ड के आरपीएससी के साइंस के विशेष तौर से पूरे मिल जाते हैं, ठीक है ना। और पढ़ना भी आसान होता है उसमें से, बस ये टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है जिसमें से हम मान सकते हैं भाई अब 30 क्वेश्चन करीब यहाँ हो गए थे, तो साहब 15-20 क्वेश्चन यहाँ से हैं और ये मान लो 5 से 10 क्वेश्चन आपके करंट के हैं। कई बार ऐसा दिखता है करंट के 3-4 क्वेश्चन ही आए, कई बार 10-12 भी कर देते हैं, क्या कर लो उनका आप। भाई मेन बात है कि इन्होंने परीक्षा की इस स्कीम को बहुत ही ज़्यादा ऐसा रखा है अस्पष्ट। नहीं, जनरली क्या होता है, परीक्षा की स्कीम जो आती है उसमें बताते हैं कि साइंस ये टॉपिक इतने क्वेश्चन, मैथ ये टॉपिक इतने क्वेश्चन, नहीं तो तुम्हारे टॉपिक बताए तो तुमको क्वेश्चन बताए, बोल दिए भाई साहब 100 क्वेश्चन में सब देंगे हम। अब उनके जज जाए ने मान लो कि ज्योग्राफी के अगर मान लो 70 क्वेश्चन डाल दें, बाकी किसी ने डाल दे, तुम कोई कोर्ट केस क्लेम नहीं कर सकते। वो तुमको बोलेंगे तुमको कब कहा था ना यहाँ पे जीत कमाएंगे, इसलिए। लेकिन ये सारे हमारे क्या है, एक जनरल जो बोर्ड के पेपर होते हैं उसके ऊपर बेस अजम्पशंस है, इसमें 19, 20, 21, 22 होने की संभावना भी है। बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ पेपर हमारा फर्स्ट की बात। अब इसमें कैसे भी करके मैं मेरे ओरिजिनल पेपर के अंदर, ठीक है ना, जैसे 3 मॉडल पेपर होंगे उसमें आप कैसे भी करके 60-65 तक पहुंचने की कोशिश करें विथ आफ्टर माइनस मार्किंग परसेंटेज। आफ्टर माइनस मार्किंग 60-65 तक हो रहे हैं, हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, ये अगर बोनस अप्लाई नहीं हुए, बोनस अप्लाई हो गए तो गणित बहुत ही अलग हो जाएगी आपके लिए, बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा, सिलेक्शन लेना बहुत दूर की कौड़ी जाएगी, ध्यान रखना। और बोनस अप्लाई नहीं हुए हैं तो कब किसी भी हालत में जनरल कट ऑफ 60 से ऊपर नहीं जाएगी। 10,000 पोस्टें बहुत होती है भाई साहब, चाहे कितने लोग पढ़ लो। बोनस अप्लाई हो गया काम, फिर तो आपकी तो मामला ही लग रहेगा। आप ऊपर को नंबर लाने के लिए 75 क्रॉस करने पड़ेंगे, जो लाना बहुत टेढ़ी खीर है भाई साहब। क्योंकि क्या होता है, एक लिमिट तक तो जैसे मान लो पढ़ने वाला स्टूडेंट 65 तक ला सकता है, वहां से 1-1, 2-2% बढ़ने में जीव निकलता है। तो 10-15% बढ़े अपन बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा ये सुनने में आया था वो बड़ी चीज़ें खतरनाक हैं, 10 नंबर 30, 20 नंबर 30 नंबर, गजब काम है। ओके, अब ये उन बच्चों के साथ अन्याय है जो कि उन्होंने जो पढ़ने में लगे रहे, ठीक है ना। वही हमारी परीक्षा आएंगी 2-3 साल से, हाँ वैसे वैकेंसी आएगी हम करेंगे, और वो कुछ लोग आराम से अपनी नौकरी करते हैं सरकार के अंदर, उनको तनख्वाह मिलती रही। अब बेचारे वो तो उन्हें 3 साल से अपना रोजगार भी छोड़ा पढ़ने के चक्कर में, और दूसरी तरफ हैं जो कि अपना निरंतर अपना काम कर रहे थे, अपना घर चला रहे थे। अब वो साहब ये पैसे से गए, ये नंबर से गए, उनके पास हर महीने की तनख्वाह भी आई और फ्री के 30 नंबर भी देने को तैयार है। ऐसा हो गया तो डबल मार होती है, ठीक है ना। लेकिन देखो, होप फॉर द बेस्ट, मेरे हिसाब से होगा नहीं ऐसा, लेकिन तभी मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो आपके साथी इसके लिए इसके खिलाफ लड़ रहे हैं उनका भरपूर सहयोग करें पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। तो एक हम ब्रेक देते हैं, नेक्स्ट पोर्शन हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट आवर क्वेश्चन पेपर इन द एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसको जरूर देखें। थैंक यू। ये बात की थी कि जो भी अभी परिस्थिति बन रही है, चाहे वो आपके बोनस मार्क्स को लेके, चाहे जो अदर कोर्ट केसेज हैं उनको लेके, उनसे डाइवर्ट नहीं होना है। जो हमारे साथी सही उसमें कुछ प्रयास कर रहे थे खिलाफ, उनका साथ भी देना नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो
हमने पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग बात कर ली थी, पेपर फर्स्ट में हमको कैसे रिवीजन करना है। पेपर सेकंड की बात मैं करूं तो पेपर सेकंड मेनली दो पोर्शन है, हम पेडागोजी और जनरल टेक्निकल जो पोर्शन है हमारा। अब देखिए पेडागोजी और टेक्निकल पोर्शन हम इसको मान सकते हैं कि ये 20% और ये 80% वाला पोर्शन है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि 25% पहुंच जाए, 75, वो 15%, ये 85%, ये पॉसिबिलिटी है। 19-20 होगा। मैंने पहले भी कहा था परसेप्शन ज़्यादा न बांधे लेकिन ज़्यादा न रखें, ठीक है। अब तो लगभग 20 क्वेश्चन ये आपके पेडागोजी के हैं, टेक्निकल के 80% है। अब टेक्निकल में सबसे बड़ी समस्या है कि लगभग 16 से 18 सब्जेक्ट आपकी कवर करता है। आप खुद सोचे 18 सब्जेक्ट और 80 क्वेश्चन मात्र, ठीक है ना। तो ये तो कंफर्म है कि चाहे जैसे अब इसमें अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात बोलूँ तो C++, जावा, आर्टिफिशियल लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, आपके सारे जो पाइथन है, ब्लॉकचेन है, कम से कम 7-8 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जितना डिटेल में हम पढ़ते हैं अगर उस हिसाब से तो कम से कम C के 10 क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पूरे मिला के 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मिला के। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, महत्वपूर्ण चीज़ें कौन सी है, डेटाबेस है, नेटवर्किंग है, OS है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ठीक है ना, आपके नंबर सिस्टम है और कंप्यूटर फंडामेंटल है, MS ऑफिस है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको लगभग बराबर ही महत्व देना है, सबके लगभग बराबर से क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से 80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हमने ये सब माना है कि अब तक हमारा एक बार हो चुका है पूरा सिलेबस, अब तक पूरा सिलेबस एक बार हो चुका है। अब टेक्निकल पोर्शन क्योंकि छोटा छोटा पोर्शन है, जैसा हम देखें अगर हमने ढंग से पढ़ लिया डेटाबेस को पूरा रिपीट करने में मेरे हिसाब से 4 से 5 घंटे पर्याप्त हैं पूरा डेटाबेस रिपीट करने में। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं रोज 15 घंटे की मैं स्टडी प्लान करूं तो मैं टेक्निकल वाले पोर्शन को पूरा रिपीट करने में मेरे को ज़्यादा 3 से 4 दिन लगने चाहिए। 3 से 4 दिन टेक्निकल को पूरा रिवीजन करने में, नॉन टेक्निकल को पूरा रिवीजन करने में 5-6 दिन, मतलब हमारा 8-9 दिन के सेशन में टेक्निकल नॉन टेक्निकल डिवीजन होना चाहिए पूरा। मेरे पास दिन है लगभग 26-27, तो इस पूरे ड्यूरेशन में पहला जो रिवीजन होगा वो मेरा 8-9 दिन का होगा। दूसरा रिवीजन का टाइम कम होना चाहिए, मतलब पहला रिवीजन फर्स्ट, इसको मैं 9 से 10 दिन का माने, ठीक है ना। अगर इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो भैया अपनी पढ़ाई में कमजोरी थी। कई बार रिवीजन पढ़ने में किसी टॉपिक को किसी को लग रहे 5 घंटे और रिवीजन करने में लग रहे हो 3 घंटे, फिर मतलब क्या था पढ़ने में आपका। जिसको पढ़ने में पहली बार पढ़ने में 5 घंटे लगे तो रिवीजन करने में आपको उसको 1 घंटा या आधे घंटे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, तब तो आपकी पढ़ाई का मतलब है। तो इस हिसाब से 9-10 दिन के अंदर हमारा रिवीजन फर्स्ट होना अनिवार्य है, ठीक है ना। रिवीजन सेकंड की बात बोलूँ मैं तो वो इसके जस्ट आधा टाइम ले, मतलब लगभग 5 दिन में हो जाए, ठीक है ना, 15 दिन। और फिर हम रिवीजन थर्ड की बात बोले वो 3 से 4 दिन में हो जाना चाहिए पूरा, मतलब ये 3 डिवीजन हो जाए हमारे, 3 डिवीजन हो जाए, एक पूरा कोर्स कर चुके एक तो और 3 बार रिवीजन, मतलब 4 बार कोर्स मेरे आंखों के सामने निकलना चाहिए, ठीक है ना। ये जरूरी 3 डिवीजन क्यों हैं, क्योंकि अभी तक मैंने पहले भी कहा था हमने वीकली टेस्ट दिए जिसमें 5-5 टॉपिक आते थे केवल। जब हम 3-4 बार पूरा कोर्स ढंग से पढ़ लेंगे, ये कब तक हो जाना चाहिए, ये जब हमारा पहला मॉडल पेपर आए उस दिन तक ये 3 डिवीजन मेरे पूरे कंप्लीट होने चाहिए, तब जाके उस मॉडल पेपर में कुछ हमारा मतलब निकलेगा। पेपर फील वही आना चाहिए मॉडल पेपर में, इतना सीरियस लेना अपने को, फील वही रखनी है कि 5 जून को मेरा पेपर है, मतलब ये मानो कि ओरिजिनल पेपर है। जितना सीरियस रहेंगे वो ये मानो लाइव प्रैक्टिस है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो विराट कोहली आज कितना बड़ा बैट्समैन है, लेकिन अच्छा मैच होता है उससे पहले वो लगभग 5-6 घंटे नेट प्रैक्टिस करता है, तो हमारी नेट प्रैक्टिस ये मॉडल पेपर ही होंगे, ठीक है ना। ये मान लीजिए तो ये मतलब लाइव जो आपके पूरा कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, और वैसा ही टाइमिंग उसी टाइम पे करेंगे प्रैक्टिस जिस टाइम पे एग्जाम होगा। तो सारी ये मान लो हमारे दिमाग को उस स्थिति में ले जाके प्रैक्टिस करवाएंगे हम, ठीक है ना। तो हमारा जिस दिन पहला मॉडल पेपर होगा तब तक ये सिलेबस 3 बार राउंड में खत्म करने की कोशिश करें, 3 डिवीजन खत्म करने की कोशिश करें। फिर
हमारे जैसे कि वो हर 3-3, 4-4 दिन में मॉडल पेपर्स हैं, तो वो उनकी तैयारी के लिए भी हमारे एक साथ रिवीजन चलता जाएगा। तो मतलब इस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो 5-6 बार हम पूरा कोर्स एग्जाम तक पढ़ पाएंगे। मैंने पहले से आपसे एक बात बोली है कि ये सारी बातें तब संभव है, मेरा कोर्स आज की तारीख में कंप्लीट हो चुका है, मेरे को कोई भी टॉपिक नया नहीं पढ़ना। कुछ लोग ये सोच के बैठे हैं अभी तो ये चीज़ें और पढ़नी है, भैया उनकी बात नहीं कर रहा मैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो ये चीज़ है, इस चीज़ को हम फॉलो कर लेंगे, मैं नहीं समझता वो कोई दिक्कत आएगी। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, कि हमने लगभग ये माना था कि हमारे पेपर फर्स्ट में हम 55, 60, 65 के आसपास थे, यहाँ भी इतना ही स्कोर कर ले हम इस सिक्योर कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है ना? मैं मानता हूँ, मैंने पहले आपसे कहा था कि एक बार के लिए माने कि साहब ये बोनस वाला अड़ंगा हमारे बीच में नहीं आएगा, तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन सकती कि जनरल की कट ऑफ 60 से ऊपर चली जाए, ओबीसी उससे 1-2 नंबर कम, ईडब्ल्यूएस 1-2 नंबर कम, SC ST 5-5 नंबर कम, मान लो इससे ज़्यादा कम नहीं जाएगी। ठीक है ना? तो ये हिसाब किताब है। अगर वो बोनस वाला कुछ अप्लाई होता है तो बिल्कुल गणित चेंज हो जाएगी, उसकी बात फिलहाल नहीं करेंगे हम ये मान रहे वैसा नहीं होगा। ठीक है ना? और जैसे मैं बता दूं आपको कि अगर अगले 6 दिन हमारे सही निकल गए, आज तारीख 21 है, 5 दिन ही है, 26 तारीख को कोर्ट बंद हो जाएंगे। अंग्रेजों के टाइम से परंपरा रही है कि 1-1.25 महीना हमारे कोर्ट बंद रहते हैं, 1 जुलाई खुलेंगे। अगर 6 दिन में किसी प्रकार कोई स्टे या कोई ऐसी कोई बात नहीं आती है, ठीक है ना, तो अपना एग्ज़ाम बिल्कुल सेफ है और कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ाई के साथ साथ सुबह शाम भगवान के रुचि लगाओ, भगवान ये 6 दिन निकाल दो कैसे पढ़ गया, फिर हमारे एग्ज़ाम ढंग से हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये बात तो हो गई पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड की। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड जो टॉपिक था, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। ठीक है ना? बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत अच्छे लोग एग्जाम अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी न होने कारण से कम 5-6 नंबर पीछे हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो पास और फेल का बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। मैंने आपसे एक बात पहले कही होगी, हर कम से कम 10 बार कही होगी, जो बंदा पिछले 6 महीने तैयारी कर रहा है ना, 6 महीने से ज़्यादा टाइम से, वो या तो पहली बात संभावना बहुत अच्छी कि वो पास हो जाएगा, कट ऑफ क्लियर कर लेगा। बाय द वे कोई किस्मत खराब थी, वो फेल होता है कट ऑफ से, मतलब यहाँ देखो, यहाँ पास और फेल शब्द का उपयोग करना नहीं चाहिए, यहाँ बोलते हैं कट ऑफ क्लियर करना है ना करना। ठीक है ना? बात वही है, वो फेल है। अब एकेडमिक एग्जाम में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि साहब जो मेरिट में आया उसके 95%, मेरे 95.4 है, मैं उसके बराबर ही हूँ लगभग, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ कट ऑफ थी 65.50, आपके नंबर है 65.25, यू आर फेल और वो सेलेक्टेड। इतना बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो स्ट्रेटेजी अब बात कर रहे हैं अपन, पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। उसको हमारे तीनों मॉडल पेपर में अप्लाई करना पड़ेगा, जब जाके एग्जाम में हो पाएंगे। एक साथ मैं बोलूँ इस स्ट्रेटेजी में एग्जाम में चले जाओ तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम आपको ओमार शीट प्रोवाइड कराएंगे, ओमार शीट में मॉडल पेपर दें और वैसी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें इस चीज़ की। ठीक है? लेकिन ध्यान रखना भैया, ओमार शीट तो भेजनी है आपको, लेकिन जो हमारा पोर्टल है उस पर भी आपको क्वेश्चन टिक करने हैं। ठीक है ना? जिसकी ओमार शीट आएगी उसका रिजल्ट शो होगा पोर्टल पे। ऐसा नहीं कि यार आपने केवल ओमार शीट घोड़े पर दिए, उस पर लगाई नहीं कुछ, दोनों चीज़ें करनी है। ठीक है? ओके, अब आते हैं हमारे मेन स्ट्रेटजी पे।